दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो मार्केट है 2026 में काफी ज्यादा बदल गया है। और कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर 2026 में रेलेवेंट है और इलेक्ट्रिक बाइक्स की क्या हालत चल रही है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कंपनी बेचती है वो है टीवीएस। टीवीएस का iQube लिटरली 2025 और 2026 की स्टार्टिंग में अभी तक सबसे ज्यादा यहाँ पर बिकता है। और 2025 में जब iQube बिक रहा था तो अपना एक नया मॉडल लाया, एक नया मॉडल का नाम था ऑर्बिटर। और टीवीएस ऑर्बिटर की खास बात है कि अफोर्डेबल वर्जन था, क्योंकि कुछ लोगों को टीवीएस iQube अच्छा लगता था, पूरा डिजाइन अच्छा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए बढ़िया स्कूटर है। लेकिन उन लोगों को लगता था कि इसके जो टॉप एंड मॉडल की कीमत ज्यादा हो रही, इस वजह से थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में टीवीएस ऑर्बिटर को लेकर आया गया और इसे कुछ ऐसे रीजन्स में लॉक किया गया जहां पे लोग इतना महंगा iQube नहीं ले पा रहे थे, और उन जगहों पे ऑर्बिटर काफी अच्छी सक्सेस बनाए। और टीवीएस ऑर्बिटर के साथ खास बात है कि अब बैटरी एज अ सर्विस मॉडल में आता है, यानी कि आप 50,000 रुपए में स्कूटर को खरीद सकते हो, बैटरी को खरीदने की कोई जरूरत नहीं। और बैटरी जितना आप चलाओगे उसका एक जो मंथली रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। इस मॉडल को यूज करके टीवीएस वाले अपने पेनिट्रेशन को और ज्यादा बेटर कर रहे हैं। और टीवीएस के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो भैया इनका जो डिजाइन है वो रेगुलर उनके जुपिटर से इंस्पिरेशन ले रखी है उसने। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि टीवीएस के साथ कि यहाँ पे उसका सर्विस नेटवर्क बड़ा है, डीलरशिप नेटवर्क बड़ा है और पूरे इंडिया में लोग लेकर जाते हैं। और नाम ऐसा है कि टीवीएस का नाम से ही लोग यहाँ पे इसको खरीद लेते हैं। हालांकि जो इनका iQube के जो हायर एंड मॉडल्स है ना वो इतने वर्थ नहीं लगते, क्योंकि डेफिनेटली उनमें अभी भी हब मोटर आती है, इतने ज्यादा फीचर्स नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर नो नॉनसेंस स्कूटर खरीदना है जो पुराने ट्रेडिशनल डिजाइन जैसा लगे, कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, पॉइंट ए से पॉइंट भी जाए, तो यार टीवीएस iQube है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में जो निकल कर आया वो बजाज की तरफ से। बजाज का चेतक आप लोगों को याद है कितना पुराना मॉडल है और कितने लंबे समय से मार्केट में है। यहाँ तक कि एक जमाने में चेतक का जो पेट्रोल स्कूटर आता था कितना ज्यादा आइकॉनिक था, उसी लेगेसी को कंटिन्यू किया। और बजाज चेतक की खास बात इधर ये कि बजाज चेतक आज के समय में मेटेलिक बॉडी के साथ आपको देखने को मिलता है। और कई सारे लोग जो मेटेलिक बॉडी के फैन है तो वो इसको लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सीधी बात है मार्केट में सभी स्कूटर के फाइबर बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के मिलते हैं और लोगों को उसमें वो मजा नहीं आता, क्वालिटी महसूस नहीं होती। और इस वजह से जो लोग हैं जो बेसिक फीचर्स नहीं चाहते पॉइंट ए से पॉइंट भी जाए और उसके अंदर आपको एक अच्छा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिले, साथ ही साथ बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिले। यानी कि सड़क पर अगर गिर गया या टूट गया, कुछ भी अगर हो गई दिक्कत, तो यार कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, आपका मेटल बॉडी यहाँ पे झेल जाएगी। क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में पैनल टूट सकता है, यहाँ पे पैनल निकल सकते हैं, लेकिन मेटेलिक बॉडी का फायदे तो बहुत है। जिस वजह से देखा जाए तो आज के समय बजाज चेतक यहाँ पे उसकी सेल सेकंड नंबर पे होती है और इसी वजह से बिकता है। 3.5 किलोवाट आवर तक इसकी बैटरी आ जाती है, 100 किलोमीटर के अराउंड इसकी अपनी रेंज आ जाती है, बेसिक सेट ऑफ फीचर्स के साथ आता है। और कई लोग को स्कूटर है ना बेसिक फंक्शनलिटीज के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पॉइंट ए से पॉइंट भी जाने के लिए कई लोग बजाज चेतक को भी कंसिडर करते हैं। लेकिन थर्ड पे एक ऐसी कंपनी जो धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ती जा रही है और काफी तेजी से इंक्रीज करी है, मैं बात कर रहा हूँ एथर की। एथर एनर्जी ने देखा जाए तो इसके स्कूटर्स वन ऑफ द फर्स्ट थे और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्कूटर्स ने बनाए थे। कई लोग इसे टेस्ला ऑफ टू व्हीलर्स भी कहते हैं। और देखा जाए तो उनका 450 लाइनअप बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको असली सक्सेस मिली रिस्टा से। देखो एथर रिस्टा एक फैमिली स्कूटर बनाया, उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टीवीएस का iQube था। उन्हें बेसिकली टीवीएस iQube का कॉम्पिटिशन क्रिएट करना था, यानी कि बड़ा स्कूटर में जिसकी सीट बड़ी हो, जिसका बूट स्पेस बड़ा हो और यहाँ पे चलाने में मजा आ जाए। हालांकि कुछ लोगों को उसका डिजाइन पसंद नहीं आता, किसको अच्छा लगता है, वो एक पर्सपेक्टिव चीज है। लेकिन ओवरऑल बात कर तो एथर के साथ क्या बात है, एथर के साथ इधर अच्छी चीज है कि वो एक रिलायबल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी। आप उन्हें कैसे भी चला लो, किसी भी कंडीशन में चला लो, वो चलता रहेगा, रेंज प्रेडिक्शन अच्छा रहेगा, इवन सबसे ज्यादा फीचर्स भी वो देते हैं और एग्जिस्टिंग मॉडल्स की भी फीचर इंक्रीज कर देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एथर रिस्टा 2024 में जिन लोगों ने खरीदे थे उनको 2025 में अपडेट आने से उन्हीं के मॉडल के अंदर टच स्क्रीन आ गई। 2025 में जितने भी एथर के 450X स्कूटर बिके थे सबके अंदर उन्होंने अपडेट देके उसके अंदर क्रूज कंट्रोल को इनेबल कर दिया। ऐसे कई सारे छोटे छोटे फीचर्स को लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जिस वजह से लोगों का एक्सपीरियंस बेटर होता रहता है। सर्विस नेटवर्क पर भी काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना को एक्सपेंड कर रहे हैं। और एक नई कंपनी जब ट्रेडिशनल ऑटो कंपनीज को अगर टक्कर देने लगे धीरे धीरे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अपनी रिलायबिलिटी बैटरी के साथ ये जाना जाता है। और हाँ, एथर की 450 लाइनअप के बारे में बात करते हैं, थोड़ी छोटी लगती है लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और उसका जो 450 एपेक्स आता है वो तो काफी कमाल का स्कूटर है, जिसे बाइक ऑफ स्कूटर कहा जाता है, क्योंकि वो रफ एंड टफ है, काफी अच्छे तरीके से भगता भी, एक्सेलरेशन अच्छा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स सारी चीजें बढ़िया। और सच बात ये कि अगर किसी को अगर एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलायबल स्कूटर चाहिए, इवन एथर रिस्टा तो कई केसेस में अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो यहाँ पे बेटर आपकी टीवीएस iQube से है। बस यहाँ पे बजाज चेतक से थोड़ा सा स्लीप पीछे हो जाता है। चेतक के पास मेटेलिक बिल्ड है, लेकिन जितने फीचर और जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाए वो कमाल का। और एक अच्छी बात है कि एथर के साथ लोग की कंप्लेंट रहती है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है यहाँ पे, तो एथर वाले एक और नए मॉडल पे काम कर रहे हैं
जो उनका EL प्लेटफॉर्म है। खबर हुए पता चली शायद अक्टूबर नवंबर तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है, तब देखेंगे कि वहाँ पे एथर वाले क्या करते हैं। लेकिन डेफिनेटली अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ एथर अपने आप को पहले से ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग करती जा रही है, तो ये बात तो एथर की माननी पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ पे जो कंपनी है वो है यहाँ पे हीरो की विडा। हीरो मोटोकॉर्प है वो विडा के साथ उसने काफी सही काम किया, और विडा के जो स्टार्टिंग में स्कूटर आए थे, जो V1 सीरीज आई थी, वो इतनी खास चली नहीं। पीछे का रीजन था बहुत ही ज्यादा महंगे थे। लेकिन जब VX2 सीरीज जो निकाली है ना, जिसमें VX2 Go, VX2 Plus आते हैं, इसके बाद हीरो की कहानी पूरी बदल गई। देखो विडा के बारे में सिंपल सी बात है कि ये क्यों दूसरे स्कूटर से अलग है। जब बाकी स्कूटर आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रिक के मिलते हैं सबके अंदर फिक्स बैटरी मिलती है, हीरो विडा एक ऐसा स्कूटर इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी मिलती है, और इस वजह से जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। फीचर सेट लिमिटेड है। VX2 Plus देखा है तो उसे कई लोग एक्टिव ऑफ EV कहते हैं, क्योंकि बेसिक यूजेबिलिटी के हिसाब से इसे बनाया गया, और इसे इस तरीके से बनाया गया फैमिली का कोई भी मेंबर इसे यूज कर ले इस फंक्शनलिटी के साथ। कोई ज्यादा तामझाम नहीं रखे, सिंपल चीज उन्होंने यहाँ पे रखी। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे हीरो विडा के अंदर एक और इंप्रूवमेंट है बैटरी एज अ सर्विस का, यानी कि बैटरी को एज अ रेंटल दो, यानी कि जितना आप यूज करोगे उतना बैटरी का बिल देना पड़ेगा। और जब आप स्कूटर खरीदने जाओगे तो आपको फिक्स बैटरी की कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी, आप उसको रेंटल मॉडल पे यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बैटरी एज अ सर्विस मॉडल जो हीरो विडा में आया था वही TVS अपने ऑर्बिटर में कॉपी कर रहा है, और वही चीज हीरो विडा ने काफी अच्छे तरीके से करी, जिस वजह से मार्केट में काफी अच्छा होल्ड यहाँ पे हीरो विडा का बन गया। और हीरो मोटोकॉर्प का नाम हीरो स्प्लेंडर से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली इसे कई सारे लोग लेना भी पसंद करते हैं। तो काफी अच्छी डिजाइन और अप्रोच उन्होंने यहाँ पे रखी थी। अब बात करते हैं मार्केट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक एक जमाने में ये कहती थी कि हम EV रिवोल्यूशन कर देंगे, हम अपने प्रोडक्ट में ये कर देंगे, हम ऐसे फीचर्स लाएंगे जो अभी तक आपने कारों में नहीं देखे। काफी बातें सच भी थी, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्यों आई। इनके स्कूटर की सेल 2025 और 2026 में अभी तक नीचे लगातार डिक्लाइनिंग जा रही है, और इसके पीछे का रीजन है कि इनकी पुअर आफ्टर सेल सर्विस, और जिसके कारण कई सारे लोगों ने इनके स्कूटर डिस्काउंट में जब काफी अफोर्डेबल रेट में लिए, लेकिन उनके अंदर रिलायबिलिटी नहीं मिली, क्वालिटी इशूज मिले, जिस वजह से सर्विस सेंटर में दिक्कत है और सर्विस सेंटर में पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम सामना करना पड़ा, जिस वजह से इनकी सेल्स यहाँ पे डिक्रीज कर गई। और ओला इलेक्ट्रिक के पास 2026 एक आखिरी मौका है, जिसके अंदर एक अच्छी सर्विस अगर वो आने वाले कुछ महीने में प्रोवाइड कर दे और अपने बेटर प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट में ले आए और लोगों का भरोसा अगर दोबारा से जीत ले, तो ही यहाँ पे कंपनी आगे चल के सर्वाइव कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुअर सर्विस है तो कंपनी के पास कोई प्लान नहीं, कंपनी काम कर रही है, देखते क्या रहता है। बस एक बात बोलना चाहूंगा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कि आज के समय में इनके स्कूटर में सबसे ज्यादा रेंज, सबसे ज्यादा फीचर्स मिलती है, लेकिन सबसे खराब सर्विस भी इनकी है। लेकिन इनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इनकी आज के समय में खुद की गीगा फैक्ट्री। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने आज के समय में इंडिया में ही R&D करके इंडिया में ही अपना एक सेल बना दी, उसकी इंडिया में ही फैक्ट्री क्रिएट कर दी, जो इससे पहले कोई भी कंपनी इंडिया में आज तक नहीं कर पाई थी। अगर ये कंपनी अगर इतना कुछ कर सकती तो डेफिनेटली फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट हो सकता है, अगर कस्टमर के सुख प्रॉब्लम सॉल्व कर दें और धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल ऑटो प्लेयर बजाज और TVS को भी फिर से बीट कर देंगे, क्योंकि 2023-24 में इन्होंने बीट किया था। लेकिन अब देखने वाली बात है 2026 में क्या रहेगा। और अगर आप लोग ओला इलेक्ट्रिक खरीदने का कोई भी सोच रहे हो तो एक सजेशन दे देता हूँ, आप लोग है ना इसकी सर्विस क्वालिटी चेक कर लेना, आप कहीं पर भी रहते हो, क्योंकि सर्विस क्वालिटी ठीक मिल रही है तो एक बार कंसिडर कर सकते हो, और अगर इंप्रूवमेंट वाकई में दिखेगा तो डेफिनेटली फिर इनके स्कूटर को रिकमेंड किया जा सकता है। लेकिन तब तक के लिए सिर्फ नजर बनाए रखे कि इनकी सर्विस सही हो रहा है कि नहीं। एल्स मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है जो आज के समय में ओला का यहाँ पे मार्केट यहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन इसके बाद बात करें तो ओला यहाँ पे पीछे खिसक गई, लेकिन इसके अलावा कई सारी दूसरी कंपनीज जो अपने स्कूटर्स को मार्केट में लाती है। जिसकी बात करें रिवर की, रिवर इंडी काफी अच्छा स्कूटर निकल कर है, जिसके टायर्स बड़े हैं, जिसका पूरा जो स्कूटर का फॉर्म फैक्टर वो काफी बड़ा है, और कई लोग इसे SUV ऑफ स्कूटर्स कहते हैं, यानी कि बड़ा स्कूटर है, ड्यूरेबल है, और इस स्कूटर को आप किसी भी कंडीशन में चला सकते हो। और इस स्कूटर को कहा जाता है ट्रूली इंडियन रोड्स के लिए बनाया गया है, यानी कि हर एक टफेस्ट कंडीशन में चल सकता है। बस बात है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आ जाता है, इंडिया में लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लेकिन प्रोडक्ट ही बनाए। अगर प्राइसिंग इसकी थोड़ी कम हो जाए और इंडिया में मास स्केल में अवेलेबल हो जाए, ये बहुत तगड़ा स्कूटर बन सकता है, सच बता रहा हूँ। इवन बजाज तक को भी यहाँ पे टक्कर दे सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ पे डिलीवरी का काम करते हैं, स्कूटर पे बहुत ज्यादा लोड डालते हैं ना, उन लोगों के लिए रिवर इंडी सही है। हालांकि वन ऑफ द मोस्ट रफ एंड टफ स्कूटर, इसे SUV ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बोला जाता है। इसके अलावा मार्केट में एक और कंपनी जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रही थी टाइम पे, वो है सिंपल वन। सिंपल वन के मल्टीपल जनरेशन और आज के समय में लेटेस्ट इनको जनरेशन 2। एक जमाने में इनके स्कूटर्स क्यों यूनिक होते थे, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड सेटअप था, फिक्स बैटरी, रिमूवेबल बैटरी। आज के समय में रिमूवेबल बैटरी टोटली गायब कर दी, सिर्फ फिक्स बैटरी का ऑप्शन देते हैं। काफी हद तक चलाने में एथर जैसा, लेकिन एथर से थोड़ा सा इन्होंने बेटर वर्जन क्रिएट करने की कोशिश करी है, स्पोर्टीनेस देने की कोशिश करी है। और सिंपल वन देखा जाए तो एक एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसके अंदर कई सारे फीचर्स भी
भी लोग यहाँ पर देते हैं और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा एडवांस बनाए। बस सिंपल एनर्जी के साथ बात है कि अपने प्रोडक्ट तो ठीक ठाक बना लिए, लेकिन आज के समय में कोई भी अगर सिंपल को लेना चाहे तो बहुत ही कम जगह है, बहुत ही कम स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी है। और आज भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम पैन इंडिया अवेलेबिलिटी यहाँ पर देंगे, वो आज के समय में नहीं है। सिर्फ सिलेक्टेड रीजन्स में सिंपल यहाँ पे बिकता है और सिंपल एनर्जी का प्रोडक्ट उन्होंने कहा सही है, लेकिन लिमिटेड अवेलेबिलिटी ही इस स्कूटर की सबसे बड़ी इशू है। बस यही दिक्कत है, अवेलेबिलिटी खत्म करें, सर्विस लेकर आना शुरू कर दें, ये सिंपल एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। इसके बाद बात करें तो सिंपल के बाद यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसे खास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नहीं जो है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक हैं, और इसके अलावा ज्यादा स्कूटर्स मार्केट में ऐसे जो अभी भी पार्ट्स को इंपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट को बना के यहाँ पे बेच रहे हैं, यानी कि सिर्फ जुगाड़ तुगाड़ का ही काम हो रहा है, तो उनको यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ ये स्कूटर से जो यहाँ पे सही है। लेकिन इसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रिक बाइक का केस क्या चल रहा है। सच बात बताऊं, मार्केट में एक भी इलेक्ट्रिक बाइक इतनी अच्छी नहीं है इंडिया में जो एक प्रॉपर एक अच्छा प्रोडक्ट दे सके। देखो सिंपल सी बात है, जितनी भी अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक जिनकी कीमत 2 लाख रुपए से नीचे है, उनके अंदर आपको कुछ ऐसी यूनिकनेस देखने को नहीं मिलती। इवन ज्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक ऐसी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को लिया गया, उसको बस बाइक की शक्ल दे दी गई। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो ओला रोडस्टर का। ओला रोडस्टर क्या बाइक है, बस उन्होंने अपने स्कूटर को लिया, बड़े टायर लगा दिए, थोड़े बहुत बैटरी में चेंज करे और उसी को ही उन्होंने बाइक का फॉर्म फैक्टर दे दिया स्कूटर को, तो उनकी यहाँ पे बाइक बन गई। लेकिन उसमें अंदर ट्रू बाइक वाला फील नहीं आ पाता। ये बस सेम कहानी रिवोल्ट के साथ है। इवन मार्केट में मैटर और ओबेन जैसी कंपनी की बाइक्स नहीं चल रही, तो सीधी बात है कि मार्केट ने इन बाइक्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। इवन सरप्राइजिंग चीज है कि एथर से उम्मीद की जा रही थी बाइक निकालेगा, लेकिन उनका जो 450 एपेक्स आता है उसे वो बाइक ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो बाइक में जिस तरीके की आपको परफॉर्मेंस, जैसा थ्रॉटल इनपुट चाहिए, जैसा एक्सेलरेशन चाहिए, वो तो हम यहाँ पे अपने स्कूटर में दे रहे हैं। तो ये एक चीज है। तो कहने की बात है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में इंडिया में कोई भी अच्छी बाइक नहीं है, और कोई भी अगर बाइक लेने का सोच रहा है कि बेटर ये कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ले ले। हालांकि बात है कि अगर आप प्रीमियम में मूव करेंगे तो एक ऐसी कंपनी जो वाकई में अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक बना रही है, मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रा वायलेट की। अल्ट्रा वायलेट की F77 एक वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सुपर बाइक है इंडिया की, जो एक प्रॉपर रेसिंग का काम करती है, जो बहुत अच्छी चलाने में भी मजा आ जाएगा और कई लोगों को ये बाइक बहुत पसंद आती है। लेकिन इंडिया में इसकी सेल्स बहुत ही लिमिटेड होती है क्योंकि बाइक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज है कि हाल ही में इन्होंने अपनी एक और बाइक अनाउंस करी थी X47, जो बिल्कुल ही देखा जाए तो एक एडवेंचर बाइक है, जो चलाने में भी मजा आता है और F77 से ज्यादा बेटर भी लगी कई लोगों को। ये चीज X47 की काफी अच्छी है। इसके अलावा बात करें तो X47 को और अफोर्डेबल बनाने के इन्होंने क्या किया, उसके अंदर बैटरी एज अ सर्विस मॉडल को ले आई, यानी कि 1.5 लाख रुपए में अब हमारी बाइक ले लो, लेकिन बैटरी को एज अ सर्विस, यानी कि जितना बैटरी आप यूज करोगे उसका मंथली बिल आपको देना पड़ेगा, जिस वजह से इसकी सेल्स यहाँ पे बूस्ट हो। लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो इतनी महंगी प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक को यहाँ पर लेते हैं। ये चीज यहाँ पे हमने अल्ट्रा वॉलेट के साथ देख ली। इस वजह से जो अल्ट्रा वॉलेट है आज के समय में इंडिया से ज्यादा फॉरेन मार्केट पे फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में चलो हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन इंडिया का मार्केट अभी से उतना रेडी नहीं है जिस तरीके से उनकी बाइक के ऊपर इतना पैसा डाल के एक्सपेंड कर दे। लेकिन फॉरेन में जो कंट्रीज है वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से उनकी बाइक को अपनाने के लिए तैयार है। इस वजह से वो लोग एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखते हैं कि अल्ट्रा वॉलेट कॉम्पिटिशन में उस लेवल की क्या दूसरी बाइक्स निकल पाती कि नहीं निकल पाती। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड की भी अपनी फ्लाइंग फ्ली को लेकर आने वाला है। ये बाइक भी मैंने देखी, कई लोगों को थोड़ी पतली या छोटी लगती है, लेकिन सही बात बताऊं क्या है, ये बाइक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर को ही मॉडिफाई करके बनाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना तो इस बाइक के अंदर वैसा वाइब देने की कोशिश की गई है कि ये आपको क्लासी या यूनिक लगे। देखो रॉयल इनफील्ड की जो बाइक रहेगी ना, ये अपनी लेगेसी और अपने नाम पे बिकेगी और अपने जो फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट होता है उस पर बिकेगी। ये रेगुलर डे टू डे यूज करने वाली बाइक यहाँ पर नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी ये बाइक अभी तक मार्केट में नहीं आई, लेकिन जब आएगी तब हम इसके बारे में और बात कर लेंगे। इसके अलावा बात करें तो मार्केट में और भी ढेर सारी कंपनीज अपनी बाइक्स बना रही थी, जैसे कि रैप्टे ईवी बना रही थी, और ऐसे मल्टीपल कंपनीज जो लगी रहती हैं, लेकिन ज्यादातर अभी स्टार्टअप है। अब सच बात है कि इलेक्ट्रिक बाइक वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कोई भी अब क्रैक नहीं कर पाए। देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या रहेगा। तो दोस्तों यार, ये कुछ बातें रहती है इंडिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाले मार्केट के अंदर। और आज भी जो इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट है, ये आपके लेगेसी ब्रांड टीवीएस और बजाज ने डोमिनेट कर रखा है। और हाँ, आज भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टार्टअप कंपनीज है उसमें से एथर एक ऐसी कंपनी निकल कर है जिसने धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो किया है। देखते हैं कि इस साल एथर की कहानी यहाँ पे क्या रहती है, रॉयल इनफील्ड के नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या काम करते हैं, और अल्ट्रा वॉलेट जिसने प्रॉमिस किया था कि वो टेस्ला रेक्ट जैसा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाल लेंगे, जो हमें लग रहा था कि जिसके आने के बाद अल्ट्रा वॉलेट की कहानी बदल जाएगी, तो वो अभी मार्केट में नहीं आए, तो उसका भी हमें इंतजार रहेगा यहाँ पे। बाकी देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या रहता है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का इंडिया के अंदर। तो थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।